नासा के साइंटिस्टों ने एक ऐसा तरीका ढूंढ लिया है जिसकी वजह से हम स्पेस में लाइट से भी ज्यादा इजी से ट्रेवल कर सकते हैं? क्या आइंस्टाइन की E=mc² वाली थ्योरी गलत प्रूव हो चुकी है? और हाँ, ये सच है कि हम लाइट स्पीड इंजन की मदद से मार्स तक सिर्फ कुछ ही मिनटों में पहुंच जाएंगे और हमारे मून तक तो सिर्फ कुछ ही सेकंड्स में। और इस टेक्नोलॉजी की वजह से हमारा यूनिवर्स हमारी मुट्ठी में आ जाएगा। क्या स्पेस ट्रेवल करना सर्फिंग करने जितना आसान हो जाएगा? आइंस्टाइन का ये भी कहना था कि उन्हें एक ऐसा तरीका मिल गया है जिससे लाइट से भी ज्यादा तेज जाया जा सकता है। जी हाँ, आज हम लाइट स्पीड इंजन के बारे में ही बात करने वाले हैं। मेरा नाम है जेरी, आप देख रहे हैं हेलो इन्फो। 2021 में नासा के एक फेमस साइंटिस्ट हैरोल्ड और उनकी टीम ने ऐसा अनाउंस किया कि उन्होंने वार्प ड्राइव इंजन बना लिया है। मतलब यूनिवर्स में लाइट स्पीड से भी तेज ट्रेवल करने का तरीका, एक ऐसा इंजन जो लाइट से भी ज्यादा तेज जा सकता है। सीधी भाषा में बताऊं तो पलक झपकाते ही यूनिवर्स के दूसरे कोने में। इस इंजन की मदद से हम स्पेस टाइम फैब्रिक में वेव्स बनाकर उसमें ट्रेवल कर सकेंगे और एक जगह से दूसरी जगह जाने में हमें कुछ ही पल लगेंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरू में बताया था कि आइंस्टाइन की थ्योरी है E=mc²। इस थ्योरी की हिसाब से आइंस्टाइन ने प्रूव किया था कि कोई भी चीज लाइट से ज्यादा तेज नहीं जा सकती। लेकिन क्या आपको पता है 1935 में आइंस्टाइन और उनके साथी फिजिसिस्ट नेथन रोजन जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को यूज करके स्पेस टाइम के थ्रू एक ब्रिज बनाने की कोशिश कर रहे थे और ये ब्रिज कनेक्ट कर रहा था दो अलग अलग पॉइंट्स को स्पेस टाइम में, जिसकी वजह से टाइम और ट्रेवल का डिस्टेंस बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। क्या इसका मतलब ये है कि आइंस्टाइन ने खुद ही अपनी थ्योरी को गलत प्रूव कर दिया था और लाइट से भी तेज जाने का तरीका ढूंढ लिया था? और अगर ढूंढ भी लिया था तो इसे दुनिया से छुपा कर क्यों रखा? नासा का रॉकेट एटलस 5 जो कि रिकॉर्ड तोड़ चुका है जनवरी 2016 में, क्योंकि उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया था फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट का। जी हाँ, जिसने अर्थ के एटमॉस्फेयर से बाहर निकलने के लिए सबसे कम टाइम लगाया था, क्योंकि उसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 36,000 mph थी, मतलब 16.09 किलोमीटर पर सेकेंड। एटमॉस्फेयर की फोर्स के बाद भी वो बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज था। आखिर क्यों इतनी सारी रिसर्च और इन्वेंशंस के बाद भी हमें स्पेस ट्रेवल करने में इतना ज्यादा टाइम लगता है? जैसे कि हमें अपने नेबरहुड में मतलब मार्स तक जाने में ही 6 महीने का वक्त लग जाता है, वो भी तब जब ये ट्रेवल बिना एटमॉस्फेरिक ड्रैग से किया जाए। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्ट अलग अलग इंजन्स पर काम कर रहे हैं और नई नई रिसर्चेस कर रहे हैं। बहुत सारे समय से ये रिसर्चेस चल रही हैं और इन समय में काफी ज्यादा इंजन्स डेवलप किए गए हैं और इनमें से एक इंजन है लाइट स्पीड इंजन। लेकिन अब हम बात करते हैं वार्प ड्राइव इंजन के बारे में। नासा का अब मोटिव है कि लाइट स्पीड से भी ज्यादा तेज ट्रेवल किया जाए स्पेस में, जिसकी वजह से ह्यूमंस को इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बनाया जा सकता है। लेकिन आइंस्टाइन ने तो ये कहा था कि अगर किसी मैटर को लाइट स्पीड से ट्रेवल करना है तो उसे अपनी एनर्जी फॉर्म में आना होगा। ह्यूमंस को इंटरप्लैनेटरी स्पीशीज बनाने के लिए नासा ने मैक्सिकन फिजिसिस्ट मिगुएल एल्कब्री ने 1994 में पब्लिश हुए एक आर्टिकल द वार्प ड्राइव मॉडल को स्टडी किया और उसका सहारा लिया। और मिगुएल आइंस्टाइन की थ्योरीज का भी सहारा ले रहे थे, क्योंकि वो आइंस्टाइन को बचपन से ही पढ़ते आ रहे थे, इसलिए आइंस्टाइन को अपना गुरु मानते थे और गुरु की बात मानना तो बहुत जरूरी होता है। लेकिन उन्हें ये भी पता था कि आइंस्टाइन ये भी प्रूव कर चुके हैं लाइट सबसे ज्यादा तेज भागती है और अगर किसी भी मैटर को इसके फोर्स के अगेंस्ट या इसकी स्पीड को चीर कर ट्रेवल करना है स्पेस में तो उसे भी लाइट की तरह एनर्जी में ट्रांसफॉर्म होना होगा। यही है E=mc²। लेकिन उन्हें लगा कि आइंस्टाइन ने रिलेटिविटी की थ्योरी प्रूव की है और उन्होंने 1935 में अमेरिकन फिजिसिस्ट नेथन रोजन के साथ मिलकर वर्म होल को लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल के लिए स्पेस ब्रिज की तरह इस्तेमाल करने की सलाह दी। वो और उनकी टीम चाहती थी कि एक ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई जाए जो कि स्पेसक्राफ्ट के आगे लगे स्पेस टाइम के फैब्रिक को कॉन्ट्रैक्ट कर ले और उसके पीछे लगे फैब्रिक को एक्सपेंड कर दे, ताकि स्पेस में ट्रैवल करना ज्यादा फास्ट हो जाए और इजी हो जाए। ये बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे कोई समुद्र के ऊपर सर्फिंग करता है। जैसे कि आप लोग जानते ही होंगे कि हमारा यूनिवर्स 93 बिलियन लाइट ईयर्स एक्सपैंड हो चुका है और वो भी हमसे यही कह रहा है कि स्पेस टाइम फैब्रिक को मैनिपुलेट करके ही लाइट स्पीड अचीव की जा सकती है। मतलब जैसे कि सर्फिंग करते हुए हमें जरूरत पड़ती है हमारे पीछे वेव्स हों ताकि हम समुद्र में सर्फिंग कर सकते हैं, वैसे ही सवाल ये है कि स्पेस में ऐसे वेव्स कैसे पैदा की जाएं? स्पेस टाइम फैब्रिक को मैनिपुलेट करने के लिए हमें बहुत ज्यादा वेट चाहिए। चलिए आपके लिए थोड़ा आसान कर देता हूँ। सोचिए अगर हमें एवरेज साइज स्पेसक्राफ्ट को ट्रैवल करवाना है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक स्पेस में, तो हमें उसके आगे मौजूद स्पेस टाइम फैब्रिक को मैनिपुलेट करने के लिए वेट चाहिए होगा 300 के बराबर। तो जैसे हमारे प्लेनेट है अर्थ, वैसे ही हमें 300 प्लेनेट जितना वेट चाहिए होगा, तभी हम लोग मैनिपुलेट कर पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि स्पेसक्राफ्ट के पीछे स्पेस टाइम फैब्रिक को ऊपर की तरफ भी तो एक्सपेंड करना पड़ेगा। इसके लिए हमें भारी वेट की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि एक नेगेटिव मास और नेगेटिव एनर्जी
की जरूरत पड़ेगी। और यही पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी के और कॉन्ट्रडिक्शन के कारण हमारा स्पेसक्राफ्ट आगे बढ़ेगा और एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करेगा, वो भी लाइट स्पीड में। और इसी पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी के मास ने साइंटिस्ट को हिला के रखा हुआ है, क्योंकि साइंटिस्ट को अभी तक यही नहीं समझ आ रहा कि ये नेगेटिव मास लगाए कहां, और इतना ज्यादा वेट कैरी करना और अरेंज करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। साइंटिस्ट इसी बात पे बहुत ज्यादा रिसर्च और बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट्स भी कर रहे हैं, और वो पुराने आइडियाज को भी रिविजिट कर रहे हैं। और रिसेंटली ही बहुत ज्यादा एक बड़ी ब्रेक थ्रू टेक्नोलॉजी की इन्वेंशन हुई है। पिछले साल ही सोनी वाइट एक नासा के साइंटिस्ट हैं और उनकी टीम ने मिलकर एक एक्सीडेंटली वॉर्प बबल को क्रिएट कर दिया था, और ये हुआ है कैसमेरी इफेक्ट्स के कारण। एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया कि जब दो कंडक्टिव प्लेट्स को एक वैक्यूम चेंबर में रखा गया तो वो प्लेट्स एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होने लग जाते हैं, बट चेंबर में ऐसा कुछ भी नहीं है जो उन दोनों को कनेक्ट करे या फिर उनके ऊपर कोई फोर्स लगाए। तो ये कैसे हुआ? ये तब हुआ जब सनी और उनकी टीम कॉस्मिक इफेक्ट्स के ऊपर स्टडी कर रहे थे। इस एक्सपेरिमेंट के हिसाब से जब लाइट जैसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जब प्लेट्स के बीच में से पास थ्रू होती है तो ये प्लेट्स सिर्फ कुछ ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पास होने देती हैं, जिसके कारण वेव्स की डेंसिटी प्लेट्स के बाहर की तरफ ज्यादा हो जाती है, और वो उन प्लेट्स को लो डेंसिटी रीजन में भेज प्लेट्स के अंदर की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। जैसे कि वैक्यूम चेंबर के बाहर वो कैन को बाहर की डेंसिटी अंदर की तरफ पुश करती है, और ये सारी गेम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की होती है। और इस फिनोमेनन को स्टडी करने के लिए कितनी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड डिटेक्टर्स और कितनी ज्यादा प्लेट्स की जरूरत पड़ती है। और जब टीम ने इसी पेटेंट के साथ डिटेक्टर्स को चेक किया और कंप्यूटर्स पर देखा कि उनके कैसमेरी सेटअप के बिल्कुल बीच में एक एनर्जी डेंस रीजन बन रहा है, जो कि कुछ लेवल तक वॉर्प ड्राइव में लगने वाली नेगेटिव एनर्जी जैसा लग रहा था। मतलब कि जो साइंटिस्ट को पहले लग रहा था कि नेगेटिव एनर्जी कहां से इकट्ठी की जाए और कितनी मुश्किल है इकट्ठी करनी, उन्हें अब थोड़ी उम्मीद की किरण दिखनी शुरू हो गई थी। और स्पेस टाइम फैब्रिक को एक्सपेंड करने के लिए नेगेटिव मास क्रिएट करने का तरीका मिल गया था, लेकिन अब जरूरत थी कि उसे और ज्यादा डीपली स्टडी किया जाए और समझा जाए ताकि उसे एक मास प्रोडक्शन में लेके जाया जाए और उसे बड़े स्केल में बनाया जा सके। लेकिन अब कहानी में थोड़ा ट्विस्ट आता है। एक वेल नोन फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने कहा था कि साइंस की दुनिया का एक रूल है, यू मस्ट नेवर फूल योरसेल्फ, क्योंकि साइंस की दुनिया में दूसरों को बुद्धू बनाने से ज्यादा आसान है अपने आप को बुद्धू बना लेना। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोई नई इन्वेंशन करने के लिए एक्सपेरिमेंट्स आप करेंगे, उन्हें आप सही प्रूव करने की कोशिश जरूर करेंगे। आप उन्हें सही प्रूव करने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि आपने अपनी रिसर्च एक्सपेरिमेंट्स में बहुत ज्यादा टाइम और एनर्जी डाली है। तो जाहिर सी बात है कि उसे सही प्रूव करने के लिए आप सर्च क्लेम्स को नजरअंदाज करने लगोगे। मतलब ये है कि ना चाहते हुए भी आप अपने आप को बुद्धू बना रहे हो। लेकिन बाद में जब रिसर्च को रिव्यू किया जाता है तो अब क्या नई की गई डेवलपमेंट्स पर यकीन किया जा सकता है? और क्या ये झूठ है कि हमें नेगेटिव मास क्रिएट करने की रेसिपी मिल गई है? ये तो आगे होने वाले एक्सपेरिमेंट्स एंड रिसर्च में ही पता चलेगा, जो कि नेगेटिव मास के ऊपर होंगी और हो भी रही हैं। तो जल्दी हमारे पास इसके आंसर्स होंगे। वॉर्प ड्राइव आने के बाद हम ट्रैवल कर सकेंगे कुछ ही सेकंड्स में मार्स तक और हमारे यूनिवर्स के बाहर कुछ घंटों में। तो क्या आप कभी करना चाहेंगे मार्स तक ट्रैवल और हमारे यूनिवर्स के बाहर? तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना तो मत ही भूलिएगा। और तब तक के लिए सत श्री अकाल, नमस्ते, खुदा हाफिज, बाय बाय एंड टेक केयर, लव यू ऑल।